Good morning, students. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for class 12. Before starting our topic today, my dear child, I would like to discussing some points with you. First of all, listen be carefully that you are no. I think that from 2 days, I have seen in a proper way that you are not doing a very well work. Okay, yesterday I have calls to many students, then they check out their homework. My dear child, you are responsible. It's your work, it's your duty. If your teacher is giving you homework, then you should be completed this work at their proper time before 12 o'clock and check that work with your teacher. From today, it should not be done from your side. बस ओके नाउ स्टार्ट करते हैं. माय डियर, आप ही का फायदा है. जब आप अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस आपको होगी. पूरा वक्त आपको दिया जा रहा है, सारी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, तो आप अच्छा करेंगे. देखिए, आज भी केमिकल काइनेटिक्स इज गोइंग ऑन. केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है. मैनी काइंड्स के न्यूमेरिकल्स हैं उस चैप्टर में. कुछ टाइप के पहले करा चुका हूँ, आज भी होंगे उसके टाइप के न्यूमेरिकल्स. और इसके साथ साथ आज आपको कुछ और भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, न्यू टॉपिक्स और न्यू टाइप का न्यूमेरिकल भी आज आपको कराया जाएगा. तो उसके लिए आप रेडी रहिए और सारी चीज़ों को पढ़िए बढ़िया अच्छे तरीके से. देखिए, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन इज इन द डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये न्यू टाइप है बिल्कुल. इन द डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 COOH का होल ट्वाइस goes to CO2 plus CO2 plus H2. 2 centimeter cube of the solution were withdrawn at different times. That titrated against 0.1 N KMnO4 solution. The following data is, कुछ डाटा आपको दिया गया है. दैट इज टाइम मिनट में. दैट इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4. टाइम जब 0 था तो इसकी जो वॉल्यूम थी KMnO4 की, मतलब KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड को KMnO4 के साथ टाइट्रेटेड किया गया है. KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड को दोनों को एक साथ में टाइट्रेटेड किया गया है और उसका जो डाटा आया वो आपके सामने है. जब टाइम बिल्कुल 0 था तो जो वॉल्यूम थी KMnO4 की, दैट वाज 22. टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आप भी कर चुके हैं, वही है. आफ्टर 300 मिनट्स यू कैन सी the volume is left 17 ml, you can say centimeter cube. Sorry, after 450 minutes the volume is left only 15 centimeter cube, and after 600 minutes the volume is left only 13.4 centimeter cube. And the question is asking for you so that this reaction is a first order reaction.
शो करके बताना है कि ये जो रिएक्शन है, ऊपर जो डाटा आपको दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इसे आपको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी। बस इतना ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं, आपको 3 टाइम्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी हुई है, आपको फाइनल कंसंट्रेशंस भी दी हुई हैं 3, आपको टाइमिंग भी दी हुई है। आपको अपना फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10 A नोट अपॉन A। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T की वैल्यू आप यहाँ पर 300 पुट करोगे फर्स्ट टाइम। log 10 A नोट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज 22 एंड द फाइनल कंसंट्रेशन इज 17। सॉल्व होने ही वाला है बस आपका फर्स्ट को। आप यहाँ आ जाइए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 300। अब log 10 कितना आएगा, 17 1 से 17 होते हैं, 5 लेफ्ट, 50 हो गया, लगभग 1.3 मान लीजिए, इतना आप ध्यान रखना। अब यहाँ से जब हम करेंगे इसे तो 2.303 अपॉन 300 और 1.3 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है हमेशा 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और दैट इज 1.3, यानी ये 1 से ऊपर है और 2 से नीचे है। यानी अगर आप इसको 0.13 कह दो, 0.134 तो चल जाएगा, आराम से चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखिए 1.5 होता तो हम यहाँ पर कर सकते थे 0.15 कंप्लीट। ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर गई है, आपका काम है, आप ध्यान रखना, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब आप दूसरी वैल्यू ले लीजिए, K इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला 2.303 अपॉन T log A नॉट अपॉन A। 2.303 अपॉन T, व्हाट इज T है, इस बार T क्या है, 450। log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन एवरी टाइम 22 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज 15। दिस टाइम इसे भी ऐसे ही सोल्व कीजिएगा। फिर एक बार फिर से फॉर्मूला लगाइएगा 2.303 अपॉन T log 10 A नोट अपॉन A। K इज इक्वल टू, जब आप इसको करेंगे तो 2.303 अपॉन T की वैल्यू इस बार 600, log 10 इस बार इनिशियल कंसंट्रेशन फिर से 22 और फाइनल कंसंट्रेशन 13.4। जब इन दोनों को आप सोल्व कर लोगे, log के टेबल की हेल्प ले लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई और थर्ड ये बन गई, तो आपको रेट कांस्टेंट एवरी टाइम विल बी इक्वल, नियरली इक्वल, यानी कि रेट कांस्टेंट जो हर बार नियरली इक्वल आएंगे, विच रिप्रेजेंट दैट दिस डाटा इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है एज वेल, इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बस log के टेबल की हेल्प आप ले लेना, आपको जरूर मिल जाएगी log के टेबल, ठीक है। थोड़ी माइनर है ये जो वैल्यूज यहाँ पर हैं भाई, जैसे log 2 है 0.3010 है, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, log 5 की वैल्यू होती है 0.6992 और इसी तरह से आपकी एक वैल्यू होती है log 6 की वैल्यू अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू 0.80 समथिंग हो जाती है। तो ये जी आपको वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए, ये काम आएंगी, जो मैंने बताई है ना, नोट कर लेना ज़रूरी है आपके लिए। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, बिकॉज लोगरिथम से रिलेटेड आपको जो न्यूमेरिकल हर हाल में आएगा और आपको एग्जाम में log की टेबल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप उस log की टेबल की हेल्प से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शूट आउट कर लो। अब मैं आपको यहाँ होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए,
देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे इनको, जब आप बार बार करोगे माय डियर, तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे, आप इन्हें बहुत आसानी के साथ कर लोगे और आपको करने में भी इनको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए वर्क जरूर किया करो। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जो है हल्की सी लापरवाही कर जाते हो, कोई नहीं, लेकिन बस ध्यान दो अपने आप को, पहचानो कि आपका ट्रैक क्या है और आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन है, द कैटेलाइज्ड decomposition of H2O2 in aqueous solution is followed by removing equal volume samples at various time intervals and titrating them with KMnO4 to determine the undecomposed H2O2. The results thus obtained are टाइम सेकंड्स में दिया गया है, KMnO4 की वॉल्यूम दी गई है सेंटीमीटर क्यूब में। जब टाइम बिल्कुल जीरो था तो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन KMnO4 की 22.8, जब 600 सेकेंड्स फिनिश हो गए तो 13.8 उसका जो है रेटिंग आ गई और 1200 सेकेंड्स के बाद में वो 8.2 आ गई और आपसे फिर कह दिया गया सो दैट रिएक्शन इज द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये शो करके बताना है कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। मैं इसको रफ किए देता हूँ। अब हम नए टॉपिक पर चलते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा आती है, जैसे रेट कांस्टेंट बहुत आता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बहुत आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है। इन दोनों में डिफरेंस बहुत आता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी आया है एक दो बार, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी आया है, रेट लॉ भी आया है। ठीक है, यही सब है इस चैप्टर में। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? आपको एग्जाम्पल से समझाना होगा, तब आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। Wait for a second, I have a need of water. Yes students,
देखिए एग्जाम्पल को, H positive represent methyl goes to CH3 COOH and C2H5OH। अब देखने में ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये एक अकेला ऐसा रिएक्टेंट है जिस पर जो है, जिसकी कंसंट्रेशन पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, you know, first order reactions are those chemical reactions in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of active masses of reacting substance। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वाटर न्यूट्रल है और इसी की कंसंट्रेशन पर यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 1 होनी चाहिए, है ना, 1 ही है, 1 ही है। बट हाउ विल यू डिफाइन द टर्म स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताइए। तो मैं बताना चाहता हूं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर सच रिएक्शंस which does not truly the first order but under certain conditions the order of the reaction is first। These they are known as pseudo first order reactions। pseudo first order reactions वो होती हैं जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 दिख रही है। क्यों? एक ये है और एक ये है। pseudo first order reactions are such reactions which does not truly the first order but under certain conditions these are, or you can say the order of these reactions is first। These are known as pseudo first order reactions। इनके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। C12H22O11 की जब केमिकल इक्वेशन वाटर के साथ कराई जाती है then you will got C6H12O6 प्लस C6H12O6। आपको यहाँ देखने पर ऐसा लगा था ये सुक्रोज है और ये वाटर है, ये बन गया ग्लूकोज और ये बन गया फ्रक्टोज। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये ग्लूकोज की फ्रक्टोज की। तो ये चीज़ हम आपको सेकंड वॉल्यूम में एक हमारा चैप्टर आएगा कार्बोहाइड्रेट, वहाँ आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी कि ग्लूकोज की फ्रक्टोज की। अंडरस्टैंड? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ये भी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रहा है केवल इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर नहीं कर रहा। So pseudo first order reactions are such reactions which are not truly the first order but under certain conditions their order is of first। pseudo first order are not truly first order, लग रहा था कि 2 सेकंड ऑर्डर की होगी, but under certain conditions their order is of first। कुछ अंडर कंडीशंस में इनकी जो ऑर्डर है वो फर्स्ट होती है। These are known as pseudo first order reaction। very important topic है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। What are pseudo first order reactions? Pseudo first order reactions are such reactions which are not truly the first order but under certain conditions their order is of first। ठीक है, These are known as, वो दिखने में हमें ऐसे लगती हैं कि वो सेकंड ऑर्डर की होंगी, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर की नहीं होती, वो फर्स्ट ऑर्डर की ही होती है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं pseudo first order reactions। ओके, ये भी आपका हो गया। बस आपके कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे यहाँ अभी बचा हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी, बचा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, बचा हुआ आरेनियस इक्वेशन, बस इतना कुछ बचा हुआ है और इसके बाद ये आपका चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ और न्यूमेरिकल्स का यहाँ पर रिवीजन करते हैं। कुछ और रिविजन्स यहाँ हमें दिए हुए हैं, उनसे रिगार्डिंग हम उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट। ये है क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is found to have a rate constant। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसके पास में रेट कांस्टेंट है k करके दिया है 5.5 into 10 to the power minus 14 second inverse full slow। Find the half life, find the
हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, फाइंड कीजिए हाफ लाइफ रिएक्शन की। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। गिवन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट, आपको दिया गया है k जिसकी वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ का मतलब है यहाँ पर T1/2, दिस इज T1/2 आपको कैलकुलेट करना है। वी नो दैट, आपको फॉर्मूला तो याद होगा, अगर नहीं है तो बना लीजिए। बस लास्ट टाइम बता रहा हूँ, बना करके पहले ही बता चुका हूँ। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, इसे t हाफ कर लीजिए, T1/2 हाफ लाइफ मान लेना। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ इज ए टाइम ऑफ एनी वन ऑफ द सब्सटेंस विच इज लेफ्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ऐसा टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। log 10 A/A/2, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी आधी रह गई, तो आधी तो A/2 होगी ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह गया कोई सब्सटेंस, ये है वो समय। तो आप इसे बाहर ले सकते हो, T1/2 2.303 अपॉन k log 10 कैसे पता? इसे कैंसिल हो गया, 2 ऊपर पहुंच गया। T1/2 इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन k। T1/2 देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके चाहो तो आप चेक कर लेना, लेकिन आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इस मल्टीप्लाई को आप रट लें, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत आपको पड़ती है। 0.6932 अपॉन k, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना भी है हाफ लाइफ, तो T1/2 इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन, यहाँ k की वैल्यू आपको दी हुई है 5.5 इंटू 10⁻⁻14। आप पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 4 के बाद हटाया, नीचे 3 के बाद 1 के बाद हटाया, तो यहाँ पर 1 2 3 0 आपके बनते हैं। आपको करना क्या है? आपको इतना करना है कि T1/2 6932 अपॉन 55 और ऊपर पहुंचा दीजिए 10⁻⁻11 सॉरी प्लस 11। माइनस की 14 थी, ये 3 पावर प्लस की इसमें ऐड हो गई, तो 11 बची माइनस की, और 11 माइनस की जब ऊपर जाएंगी वो हो जाएंगी प्लस की। अब आप 6932 को डिवाइड कर लीजिए 55 से, 55 1 जा 55, कितने बच रहे हैं आपके पास? यहाँ से बचे 14, आपने 3 नोट कर लिया। 55 की टेबल 2 टाइम जाएगी 110, अब आपके पास बचते हैं 33, आपने यहाँ पर 2 नोट कर लिया। अब इस बार कितनी बार जाएगी? 6 टाइम, मे बी 6 5 जा 30 एंड 6 5 जा 30 एंड 33, 2 बचे यहाँ पर। आप पॉइंट लगाओगे, 0 नहीं जाता, फिर 0 और फिर 0, तब आपकी टेबल, यानी कि ये आंसर आ गया आपका 126.03, ये आपका आ गया सेकंड हाफ लाइफ। ऐसे भी आपको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो आपका सिर्फ यहाँ से था, क्वेश्चन तो इतना है ये, लेकिन ये तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बना करके दिखाया कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे उसको डेराइव किया जा सकता है, उसका जो डेरिवेशन है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है। अंडरस्टैंड? अब हम आगे चलते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हैं। कल आपको बिल्कुल नए टॉपिक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ा करके चैप्टर की जो थ्योरी है उसको ऑफ कर देंगे, एनसीईआरटी शुरू होगी। ये तो करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है। क्वेश्चन है, सो दैट
in case of a first order reaction so that, पहले मैं मार्कर बदल लेता हूं, so that in case of a first order reaction the time taken, the time required, you can say the time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half the waves. ये क्वेश्चन है. So that in case of a first order reaction the time required for 99.9%. आपको ये शो करके दिखाना है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन 99% कंप्लीट होती है तो वो 10 गुना ज़्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू द कंप्लीशन ऑफ 50%, एज कंप्लीशन टू द हाफ, यू कैन से. तो यहाँ आपको ये प्रूव करना है कि जब 99% किसी केमिकल रिएक्शन को आप करोगे और एक तरफ 50% को आप करोगे तो जो 99% जो रिएक्शन हो रहे हैं 99.9%, तो वो 10 गुना ज़्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर टू द 50%. सो लेट्स गो. दीवान समरी बना लीजिए. आपको यहाँ x की वैल्यू दी गई है, x1 कह लीजिए 99.9. ओके. आपको यहाँ x2 की वैल्यू दी गई है 50%. बस इतना ही दिया गया और आपको कुछ दिया नहीं गया. ठीक है. तो आप जानते हो वी नो दैट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स. सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, या t को आप बाहर ले लीजिए, टाइम रिक्वायर्ड की बात चल रही है ना. 2.303 अपॉन k log 10. आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन जब परसेंटेज में बात चल रही है तो 100 होगी, और जब ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और 99.9 की बात चल रही है तो आपको भी देखना पड़ेगा ना हमें. तो सो यहाँ t इज इक्वल टू आपके पास बचता है 2.303 अपॉन k और log 10,000. कैसे पता? यहाँ 0.1 बचेगा आपका 100 में से 99.9 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.1 बचेगा. पॉइंट हटाओ तो ऊपर 1000 हो जाएगा. 1000 अपॉन 1 तो फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा. ये 1000 हो गया तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k और log 10 की पावर क्यूब, यानी कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k 3 log 10 ऐसे लिख सकते हैं. और t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन k और 3 log 10 की वैल्यू होती है 3. तो t इज इक्वल टू 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9 एंड 3 2 6 6 अपॉन 9093. पहला टाइम ये आ गया जी. 99.9% जब इक्वेशन आपकी कंप्लीट हुई तो पहला टाइम आपका ये आ गया. अब हम 50% पर लेकर के आपको चलते हैं. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a upon a minus x. This is the formula. So k is equal to 2.303 अपॉन, या t को बाहर ले लीजिए, k और log 10 a की वैल्यू है 100, फिर से a की वैल्यू 100 माइनस इस बार x की वैल्यू है 50%. हाफ हो रही है ना रिएक्शन, तो हाफ तो भी 50% होती है. सो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k और log 10 2, क्योंकि यहाँ पे 50 हो जाएगा, 52 का 100. t इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन k और t इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन k. इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको पता है पहले से ही. अब आप इन दोनों टाइम को जरा कंपेयर करके देख लो. ये था t 99.9 और ये था t 50.
चेक कर लो, ये 6.9 है, ये 0.69 है, तो 10 गुना कौन हुआ? दिस इज 10 टाइम्स। यस, ये 10 गुना ज़्यादा हो गया। यानी कोई भी रिएक्शन जब 99.9% जब कंप्लीट होती है तो वो 10 गुना ज़्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ दैट रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ओनली 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं करने के लिए होमवर्क में, कीजिए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल मॉर्निंग में सेंड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।